जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट वकार अहमद फरीदी, रिपब्लिक लॉ अकेडमी साहिवाल से आपसे मुखातिब हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने केस पेपर्स का आगाज़ किया हुआ है लॉ गेट के स्टूडेंट्स के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि ना आप ये गेस्ट पेपर जो मैं वीडियो बना रहा हूं कि आप इसको पूरी देखेंगे। पूरी देखने का फ़ायदा ये होगा क्योंकि मैंने आर्टिकल्स आपको छाँट करना बताने हैं कि इसमें से आपका एमसीक्यूज़ बन सकता है। और जो ना सिर्फ एमसीक्यू आपको बताता हूँ कि आर्टिकल्स ये कर लो, बल्कि वो समझा भी देता हूँ साथ। इसका गेस्ट पेपर का ये फ़ायदा है, वीडियो बनाने का मकसद ये है। वैसे भी मैं आर्टिकल लिख के आपको सेंड कर सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको ना मैं ये वीडियो बना के ही सेंड करूँ, ठीक है? अब देखते हैं कि मैंने आपको पहले प्रीएम्बल इसका करवा दिया था। अभी मैंने इसको ना प्रीएम्बल से ही शुरू करता हूँ क्योंकि गेस्ट पेपर मैंने करना है, तो फिर मैंने शॉर्ट करवाना है। ये देखिए। आप सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके जो आर्टिकल है वो 280 आर्टिकल्स है। 280 आर्टिकल्स है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 280 आर्टिकल्स हैं इसके। ये देखें, इसके 280 आर्टिकल्स, ये देखें, ये आप देखें 280 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, 280 आर्टिकल्स। और इसके जो नेक्स्ट जो है वो एक है, और इसके जो टोटल शेड्यूल है वो है 5 शेड्यूल है, 5th शेड्यूल, ताकि इसके ये आपने याद रखना है। आर्टिकल कितने हैं कॉन्स्टिट्यूशन के? 280 हैं, और इसके 5 शेड्यूल हैं और एक एनेक्चर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आ जाए, इसको 12 अप्रैल जो होने के 1973 को ये क्या हुआ, ये एनेक्ट हुआ। एनेक्टमेंट इसकी 12 अप्रैल 1973 को ही, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 12 अप्रैल 1973 को ये एक कानून बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो है ना, इसका ये पूरा नेम है। आपने ये क्या करना है, प्रियम्बल का मेरा पूरा लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। ये प्रियम्बल आपने पढ़ लेना है। इसमें से वो किसी तरह से भी वो पूछ सकता है आपसे, कोई भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। इसमें से कोई भी लाइन से वो मैंने उधर बताया हुआ है, ठीक है ना। वो मेरी जो प्लेलिस्ट है ना, उसमें ये पड़ा है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का। आगे बढ़ते हैं, हम आर्टिकल्स पे आते हैं, ठीक है। आर्टिकल्स पे हमारा जैसे ही इंशाल्लाह ये देखें, द रिपब्लिक एंड इट्स टेरिटरी। आपने ये जो आर्टिकल 1 है ना, ये आपने जरूर करना है। आर्टिकल 1 जो है ना, ये आपने जरूर करना है। वो इसलिए करना है कि ये पेपर में आता है। पाकिस्तान शैल बी, मैं पढ़ा भी देता हूँ। पाकिस्तान शैल बी फेडरल रिपब्लिक होगा, टू बी नोन एज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। और इसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इसका नाम टोटल पूरा नाम जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर भी एमसीक्यूज बन सकता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, टेरिटरीज ऑफ पाकिस्तान। कहाँ पे पाकिस्तान, कितनी पाकिस्तान की टेरिटरीज कौन सी होगी? बलूचिस्तान होगा। कौन से प्रोविंसेस पे मुश्तमिल होगा? बलूचिस्तान, केपी के खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है, और उसके बाद पंजाब और सिंध पर मुश्तमिल होगा, ये आपने याद रखना। और इसके साथ साथ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, ठीक है ना, जिसको फेडरल कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाए, और ये आगे उसने लिखा है कि सी में सच स्टेट्स एंड टेरिटरीज एज आर मे बी इंक्लूडेड। ये जो स्टेट्स हैं, ये जो बलूचिस्तान, केपी के, पंजाब, सिंध, ये स्टेट्स और टेरिटरीज जो अभी मौजूद हैं और मे बी इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, जो बाद में इंक्लूड की जा सकती है, वेदर बाई एक्सेशन के जरिए और अदरवाइज। मतलब कि कोई आपस में हिला कर ले, या क्या है, आप उसको ऊपर कब्जा कर ले, किसी भी तरह भी स्टेट को, किसी भी टेरिटरी को आपने इंक्लूड करने में ये डिफरेंट वेज होते हैं उसमें, ठीक है। ये इस पे मुश्तमिल होगी। अब क्या करेगी, फॉर एग्जांपल कोई स्टेट पाकिस्तान अपने अंदर शामिल करना चाहता है एक्सेशन के जरिए अदरवाइज, तो मजलिस शूरा क्या करेगी? ये देखिए, मजलिस शूरा पार्लियामेंट जो है वो एक बाई लॉ क्या करेगी, वो उसको फेडरेशन का हिस्सा बना देगी, न्यू स्टेट्स को, जो या एरिया कोई होगा, ठीक है ना, उसको अपना हिस्सा बना देगी उन सच टर्म्स एंड कंडीशन पे, अगर वो जो मुनासिब समझे, ठीक हो। यहाँ पे ये आर्टिकल आपने जरूर कर लेना, इसमें से आपका एमसीक्यू। इसमें याद रखने वाली क्या बात है? इसमें याद रखने वाली बात ये है कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और पाकिस्तान मुश्तमिल होगा इसकी टेरिटरीज, ये है बलोचिस्तान, केपी के, पंजाब, सिंध और कैपिटल टेरिटरी, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। और मजलिस शूरा जो है वो क्या करेगी, जिसको पार्लियामेंट भी कहते हैं, वो बाय लॉ क्या करेगी, वो फेडरेशन, न्यू स्टेट्स को या एरियाज को फेडरेशन में क्या करेगी, शामिल करेगी। आगे जी,
पहला आर्टिकल। दूसरा आर्टिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट रिलीजन होगा ना, स्टेट का जो रिलीजन होगा, मजहब होगा, वो क्या होगा? वो इस्लाम होगा। ये आपने याद रखना, पाकिस्तान का जो स्टेट रिलीजन है वो क्या है? इस्लाम है। अच्छा, ये यहाँ पे भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 2A। 2A जो है ना, 2A ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अमेंडमेंट के जरिए जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया गया था। उसने कहा जो प्रिंसिपल्स और जो प्रोविजंस जो है ना सेट आउट इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो बयान की गई थी, उसको रिप्रोड्यूस करके ना अनेक्स, जो एक अनेक्स मैंने आपको बताया था कि शुरू में कि इसका एक अनेक्स है, उस पे नेक्स्ट उसमें इसको रख दिया गया था, ठीक है ना। और इसको सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। कॉन्स्टिट्यूशन का इसका सब्सटेंटिव पार्ट बना दिया गया था, एंड मेड सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड शैल हैव इफेक्ट अकॉर्डिंगली, और उसका उसके मुताबिक ही इफेक्ट होगा। देखें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है कि ये जो हम जो मुल्क है हमारा, उसको एक कानून के मुताबिक बनाना है, कानून के मुताबिक चलाना है। उस कानून जो हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, इसका इसको बनाने का मकसद क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में है, ठीक है ना, जो हमने प्रेम्बल में भी पढ़ लिया था, ठीक है। ये 2A जो आपने याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को किस आर्टिकल में शामिल किया? 2A में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 3 जो एलिमिनेशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन को बयान करता है, ये भी आपने पढ़ लेना है। ये इतना अहम नहीं है, लेकिन आगे चलते हैं। आगे हर शहरी को ना, ये आपने आर्टिकल 4 याद रखना है। हर शहरी को आर्टिकल 4 याद रखना है कि हर शहरी को लॉ के मुताबिक डील किया जाएगा। राइट ऑफ इंडिविजुअल टू बी डेल्ट विद इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। अकॉर्डेंस विद द लॉ को उसको यानी कि इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल्स को उसके राइट्स को देखा जाएगा कि अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है। मतलब कि वो लॉ की प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और उसको ट्रीट किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू लॉ किया जाएगा, लॉ के मुताबिक, ठीक है ना। और जो उसका जो ये जो प्रोटेक्शन ऑफ राइट, ये जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है कि लॉ उसको प्रोटेक्ट करे और उसको लॉ के मुताबिक ट्रीट किया जाए, ये उसका क्या है? इनएलिएबल राइट है ऑफ एवरी सिटीजन का। इनएलिएनेबल राइट, ये आपने याद रखना है। ये जो वर्ड है ना, इनएलिएनेबल राइट, मतलब कि किसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, किसको इसको छीना नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। ये वेयरएवर ही मे बी ऑफ एवरी सिटीजन अदर पर्सन फॉर द टाइम बीइंग विद इन पाकिस्तान, जो भी पाकिस्तान में रहता होगा उसका ये इनएलिएनेबल राइट है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। आगे इन पार्टिकुलरली उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल जो 4 है ना, आर्टिकल 4 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 4 ऐसे ही इंपॉर्टेंट है कि ये देखें, इन पार्टिकुलरली स्टेट, तो एक तो स्टेट जो है ना वो एक्शन नहीं लेगी किसके खिलाफ? एक्शन, नो एक्शन डेट्रीमेंटल टू लाइफ, किसी की लाइफ का के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लिबर्टी के खिलाफ नहीं लिया जाएगा, बॉडी के खिलाफ, रेपुटेशन के खिलाफ और प्रॉपर्टी के खिलाफ। यहाँ पे 5 चीजें, 1 2 3 4 5 चीजों के खिलाफ कोई, यानी कि किसी भी शख्स की ना प्रॉपर्टी, रेपुटेशन और लिबर्टी और लाइफ, बॉडी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा जो उसकी यानी कि उसको खत्म करे, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है ना। ये आपने एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ का मतलब ये है कि अगर किसी ने किसी की लाइफ को नुकसान पहुंचाया कि उसको, यानी कि मौत का मतलब फिर सजाए मौत ही होती है ना, तो फिर उसको सजाए मौत, उसकी लाइफ छीन ली जाएगी। अदरवाइज किसी की लाइफ को कोई नुकसान नहीं, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं स्टेट करेगी जिससे उसकी लाइफ को नुकसान पहुंचे। और ना ही नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम आर हिंडर्ड इन डूइंग दैट विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और ना ही किसी शख्स को कहा जाएगा, ना ही प्रिवेंट किया जाएगा, रुका जाएगा, और ना ही उसको उसके रास्ते में कोई हर्डल क्रिएट की जाएगी कि जो किसी काम को करने से कि वो काम ना करे, विच इज नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर एक काम प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ही नहीं, तो फिर उसको यानी कि उसको नहीं रोका जाएगा, कि ना किसी शख्स को भी स्टेट नहीं रोकेगी कि ये आप काम ना करें जबकि वो काम यानी कि प्रोहिबिटेड भी ना हो, यानी कि लॉ उसको रोका भी ना हो। और आगे है सी में कि किसी शख्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कि वो काम करे जिसका लॉ कहता है कि आप ना करें, ठीक है ना। जिसका लॉ कहता है कि आप, मतलब कि लॉ रिक्वायर ही नहीं करता कि आप करें, मतलब कि एक काम को लॉ कहता ही नहीं है, डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू, लॉ डज नॉट रिक्वायर हिम टू डू, कि वो करे। लॉ रिक्वायर ही नहीं करता कि वो काम करे, कि उसको उस काम के बारे में भी किसी शख्स को कंपेल नहीं किया जाए कि वो आप करो। मतलब कि लॉ मुझे कहते नहीं कि आप ये काम करो, तो फिर मुझे उसके बाद उस चीज के बारे में स्पेसिफिकली मुझे कंपेल नहीं किया जाएगा। ये आपने याद रखना, ठीक है। आगे जी आर्टिकल जो 5 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉयल्टी टू स्टेट।
लॉयल्टी टू स्टेट आर्टिकल 5 आपने याद रखना है। देखिए आर्टिकल जनाब आपका जो मैंने 1 पढ़ा वो आपका करता है टेरिटरीज को डील करता है। आर्टिकल 2 करता है वो स्टेट के रिलीजन को डील करता है। आर्टिकल जो 3 है आर्टिकल 3 जो है वो डील करता है एलिमिनेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 4 जो है हर स्टेट को हर शख्स को उसका लॉ के मुताबिक डील किया जाएगा। आर्टिकल 5 लॉयल्टी के बारे में डील करता है, ठीक है ना, मुझे याद भी होंगे। आगे इस आर्टिकल जो 6 है ना, आर्टिकल 6 जो है ये हाई ट्रीजन को डील करता है। हाई ट्रीजन को हाई ट्रीजन को डील करता है, मतलब कि दारी को सॉरी दारी को। आर्टिकल 6 दिया इसके, यानी कि ये प्रेम शर्त में भी लगा था। देख आर्टिकल 6 मैं पढ़ देता हूँ। उसने कहा कि एनी पर्सन हु एब्रोगेट्स, जो एब्रोगेट्स करता है मतलब कि उसको खत्म करता है सब वर्ड्स, उसको सब वर्ड्स यानी कि कुछ दिन के लिए खत्म कर देता है। सब सस्पेंड्स या उसको सस्पेंड कर देता है, मतलब कि सब वर्ड या सस्पेंड के मतलब यार होल्ड्स इन अबेंस, या उसको यानी कि होल्ड इन अबेंस मतलब कि उसको यानी कि रख देता है उसके कुछ हिस्से को, यानी कि कहता कि ये लागू होगा और कुछ हिस्सों को कहता कि ये लागू नहीं होगा। आर अटेम्प्ट्स आर कंस्पायर्स टू एब्रोगेट, या उसको एब्रोगेट करने के लिए कोई अटेम्प्ट करता है या उसको कंस्पायरेस यानी कि साजिश करता है कि उसको एब्रोगेट करने के लिए, सबवर्ट करने के लिए, सस्पेंड करने के लिए और होल्ड इन अबेंस करने के लिए। तो क्या होगा, 3 वर्ड आपने याद रखने हैं, एब्रोगेट, सबवर्ट्स और सस्पेंड और होल्ड इन अबेंस। तो ये 4 वर्ड जो है ना आपने याद रखने हैं, इसमें से आपका एमसीक्यूज बनेगा, ठीक है ना। तो द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स और शो ऑफ फोर्स और बाय द एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस शैल बी गिल्टी ऑफ द हाई ट्रीजन। शैल बी गिल्टी ऑफ द हाई ट्रीजन क्या होगा, मतलब कि द कॉन्स्टिट्यूशन बाय यूज ऑफ फोर्स वो क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वो एब्रोगेट करने की कोशिश करता है, सबवर्ट करता है और क्या करता है, सस्पेंड करता है या होल्ड इन अबेंस में उसने रखा हो। तो बाय फोर्स और शो ऑफ फोर्स या शो ऑफ फोर्स करके और एनी अदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल मींस, किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन के जरिए, तो वो क्या उसने क्या किया, वो क्या होगा, गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, वो गद्दारी का मुर्तकिब होगा, ठीक है ना। उस पर हाई ट्रीजन लगेगी, हाई ट्रीजन गद्दारी और उसकी सजाए मौत है, ठीक है ना। अ पर्सन एडिंग या अबेटिंग, जो पर्सन एड कर रहा है, मदद कर रहा है, अबेट कर रहा है, उसको उकसा रहा है। कोलैबोरेटिंग उसके साथ मिलकर, द एक्स मेंशन इन क्लास 1, ये जो क्लास में 1 में मेंशन किए होंगे एक्स, सबवर्ट्स, एब्रोगेट्स, सस्पेंड्स, होल्ड्स इन अबेंस, ये को करता है तो क्या होगा, शैल लाइकवाइज बी गिल्टी ऑफ हाई ट्रीजन, वो भी हाई ट्रीजन का क्या मुर्तकिब होगा, हाई ट्रीजन का मुर्तकिब होगा। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं जनाब। 2A में क्या कहता है, एन एक्ट ऑफ द हाई ट्रीजन मेंशन इन क्लास 1 and class 2 shall not be validated by any court including the Supreme Court and High Court। उसने कहा है कि an act of high treason mentioned in class 1 और class 2 shall not be validated, उसको वैलिडेट नहीं किया जाएगा by any court including the Supreme Court and the High Court। मतलब कि उसको यानी कि हाई कोर्ट किसी तरह से भी शैल नॉट बी वैलिडेटेड, उसको वैलिडेटेड नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। आगे 3 में क्या है, मजलिस शूरा पार्लियामेंट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ द पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ द हाई ट्रीजन, और इसकी सजा कौन प्रोवाइड कर देगा, उसको मतलब कि मजलिस शूरा पार्लियामेंट उसकी सजा जो ना शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पनिशमेंट ऑफ द पर्सन्स फाउंड गिल्टी ऑफ द हाई ट्रीजन, जो हाई ट्रीजन के जिन्होंने की होगी ना उनकी जो पनिशमेंट है वो पार्लियामेंट बताएगी, पार्लियामेंट में उसको बाय लॉ के जरिए उसको पार्लियामेंट में बताया जाएगा, ठीक हो गया जनाब। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल जो है ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना, मैं आप बताता हूँ। उन्होंने कहा इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट आर अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट मींस द फेडरल गवर्नमेंट। मजलिस शुरा, स्टेट का मतलब क्या है, देखिए स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट मतलब मींस द फेडरल गवर्नमेंट होगी, जिसे मजलिस शुरा पार्लियामेंट कहते हैं, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल असेंबली एंड सच लोकल और अदर अथॉरिटीज इन पाकिस्तान एज मे बी बाय लॉ empowered to impose any tax or
सेस, ठीक है ना, जो कि मतलब कि स्टेट की डेफिनेशन क्या है, स्टेट वो मजलिस शुरा, जिसमें क्या है, फेडरल गवर्नमेंट शामिल है, मजलिस शुरा जिसके पार्लियामेंट शामिल है, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल है, और प्रोविंशियल असेंबली शामिल है। मतलब कि फेडरल गवर्नमेंट में क्या आ जाता है, पार्लियामेंट, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आ जाता है प्रोविंशियल असेंबली, ये, और लोकल गवर्नमेंट, ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी जो आती है पाकिस्तान में, और वो क्या हो, बाय लॉ एम्पावर हो क्या करने की, टैक्स इंपोज करने की, सेस और टैक्स इंपोज करने की, तो वो क्या हो जाएंगी, स्टेट हो जाएंगी। ये आपने वर्ड याद रखने हैं, स्टेट में क्या क्या शामिल है, तो इम्पोज एनी टैक्स और सेस, ये आपने याद रखना है इसमें, ठीक है, इसमें भी आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 7 वाला, ये अपनी याद रखना। आर्टिकल आगे चलते हैं, आर्टिकल 8 नहीं करना आपने, आर्टिकल 8 नहीं करना आपने, आगे चलते हैं जी, आर्टिकल 8 नहीं करना, आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, ये आपने करना, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, किसी को भी उसकी जान से महरूम नहीं किया जाएगा, ना ही आज़ादी से, एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, वहाँ अगर उसने कोई किसी का कत्ल किया है तो फिर उसको उसकी यानी कि उसको उम्र कैद भी हो सकती है, उसकी लिबर्टी भी छीनी जा सकती है, और उसको सजाए मौत भी हो सकती है, लाइफ भी छीनी जा सकती है, ठीक है ना, डिप्राइव किया जा सकता है। 10 जो है ना, आर्टिकल जो 10 है, ये आपने सेफ गार्ड एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, ये जो है ना, आपने जो है, ये आपने क्या करना है, इसको आपने करना चाहिए या नहीं, मैं बताता हूँ आपको अभी, रुकिए जरा, इसमें आपने क्या करना है, जो 10 जो आर्टिकल 10 है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा उसको बता देता हूँ। ये देखिए, सेफ गार्ड हैज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा ना, तो उसके इसमें ये बताया गया है, इसमें ये है, इसमें ये है कि ये देखिए, no person who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the grounds of the such arrest. No shall he be denied the right of the consult and defended by a legal practitioner of his choice. मतलब ये है कि किसी को जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा कि आपको इस बारे में अरेस्ट किया जा रहा है, आपको इस बारे में अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है ना, और उसको यानी कि इस बीच का राइट दिया जाएगा कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर जो ना वकील से वो डिस्कस कर सके, ठीक है ना, ये इस बात का भी राइट दिया जाएगा, उस बात का भी राइट दिया जाएगा, ठीक है। ये आप आर्टिकल 10 तक आप इसको देखें, मैं इसको ये हो गया, ये आपका आर्टिकल 10 करना। आगे आपने क्या करना है, आर्टिकल 10 ए जो है ना, ये आपने जरूर करना है, 10 ए, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है ना, ये आपने जरूर करना है, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ civil rights and obligations, for the determination of his civil rights and determine obligations are in any criminal charge against him, a person shall be entitled to fair trial and due process। मतलब कि अगर किसी के भी सिविल राइट्स का मतलब कि उसकी डिटरमिन करना है कि ये राइट उसका बनता है या नहीं बनता, उसकी ओब्लिगेशन ये उसकी ओब्लिगेशन थी या नहीं थी, उसका मतलब कि अगर उसका सिविल केस है या क्रिमिनल केस उस पर है उसके खिलाफ, तो उसको यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ डील किया जाएगा, ड्यू प्रोसेस जो होगा उसको उसके खिलाफ यानी कि, और उसको फेयर ट्रायल से मराज है, उसके पहले खिलाफ उसके साथ एफआईआर होगी, फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके इन्वेस्टिगेशन के बाद जो प्रोसेस है फिर उसका ट्रायल चलेगा, फिर उसको साफ, ये नहीं कि उसको पकड़ा और सजा सुना दी, ये नहीं होगा। आर्टिकल 10 ए आपने याद रखना है, ये फेयर ट्रायल को डील करता है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, ये अपने पेपर में आना ही आना है, ठीक है। यहाँ तक इसको देखें, मैं अभी आगे बताता हूँ आपको जी। इसके साथ साथ जो आर्टिकल जो है ना 11, आपने ये रखना, ये स्लेवरी लेबर और फोर्स लेबर को डील करता है, स्लेवरी फोर्स लेबर को, ठीक है ना, स्लेवरी इज नॉन एग्जिस्टेंट एंड फॉरबिडन एंड नो लॉ शैल परमिट और फैसिलिटेट इट्स इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान इन एनी फॉर्म। मतलब स्लेवरी को खत्म, किसी को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, ये पाकिस्तान में इसको यानी कि खत्म कर दिया गया है, ठीक है ना, अब तो पूरी दुनिया में ये खत्म हो गई है, ये पाकिस्तान में आर्टिकल 11 में ये लिखा हुआ है कि स्लेवरी को खत्म कर दिया गया है, ये आपने याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आपने आगे चलते हैं जी, जो आर्टिकल 12 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट
रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, ये आपने बस इतना याद करना है, आर्टिकल जो 10 है ये रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट जो है ना इसको यानी कि डील करता है। नो लॉ शैल ऑथराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय द लॉ एट द टाइम ऑफ एन एक्ट और ओमिशन। इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदे ने आज फॉर एग्जांपल 6 तारीख है, आज कोई एक्ट किया और आज की तारीख में आज के दिन लॉ के मुताबिक वो जुर्म नहीं है, वो क्राइम नहीं है, और अगले दिन लॉ पास हो जाता है कि अगर कोई बंदा ऐसा एक्ट करता है तो वो क्या क्राइम होगा, तो फिर वो 7 तारीख से यानी कि शुरू होगा, 6 तारीख में से लागू नहीं होगा, ठीक है ना। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, मतलब कि अगर एक बंदे ने 6 तारीख को ऑफेंस किया, एक्ट किया जो कि लॉ के मुताबिक वो ऑफेंस नहीं है, अभी लॉ में लिखा ही नहीं है कि वो ऑफेंस है, ठीक है। 7 तारीख को लॉ पास हो जाता है तो फिर वो 7 तारीख से लागू होगा, 6 तारीख से लागू नहीं होगा। रेट्रोस्पेक्टिव पीछे से उसको यानी कि उसको लागू नहीं होगा, मतलब ठीक है ना। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब कि पीछे पिछले एक्ट की पनिशमेंट उसको नहीं होगी। जब अगर हाँ 7 तारीख को करेगा तो फिर उसकी पनिशमेंट होगी। ये आपने थोड़ा याद रख लेना है, आगे बढ़ने की डिटेल जरूरत नहीं है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट एंड सेल्फ इंक्रिमिनेशन, अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है कि डबल पनिशमेंट और सेल्फ इंक्रिमिनेशन को यानी कि कौन सा एक्ट जो आर्टिकल जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो आपने कहना आर्टिकल 13 प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी भी शख्स को एक जुर्म की सजा 2 बार नहीं दी जा सकती, 2 बार नहीं दी जा सकती, ये आपने अच्छी तरह से देख ले, ठीक है ना। आगे आर्टिकल जो है 14 आपने नहीं करना। 15 फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आपने करना है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये आपने क्या करना है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है ना ये आपने कर लेना है। आर्टिकल 15 एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन, उसको रहने का राइट है, आर इन सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof। मतलब के हर शख्स को ये राइट है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से बना दी है कि नहीं, आप अपने घर से बाहर ये मूवमेंट मतलब कि आप पाकिस्तान से बाहर भी जा सकते हैं, पाकिस्तान में किसी जगह पे भी आप रह सकते हैं, आपको फ्री है। आपको यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की हैं उसके मुताबिक उसको आपने फुलफिल करना है और आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में मूव कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू रिमेन इन, रहने का पाकिस्तान में रहने का, एंड सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय लॉ। हाँ अगर कोई लॉ ने रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की है तो उसको देखते हुए इन पब्लिक जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है, एंटर राइट टू रिमेन इन, एंटर उसमें रहने का, एंटर होने का, एंड मूव फ्रीली थ्रू आउट पाकिस्तान, और पाकिस्तान में फ्रीली क्या करता है वो मूव कर सकता है, ठीक हो गया। आगे थे फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ असेंबली क्या कहता है देखिए, ये भी आर्टिकल जो 16 है ना ये इंपॉर्टेंट है। एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल, असेंबली बनाने का उसको राइट है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, बगैर किसी असले के, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक ऑर्डर। मतलब कि फ्रीडम ऑफ असेंबली ये आर्टिकल 16 को डील करता है, ठीक है ना। ये आपने याद रखना, ये इस दफा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ये हालात और वाकयात के लिहाज से भी यही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एन एसोसिएशन और यूनियंस subject to any reasonable restriction imposed by law in the interest of the sovereignty or integrity of the Pakistan public order or morality। मतलब ये कि एसोसिएशन बनाने का, एसोसिएशन कोई भी बना सकता है। देखें जो पॉलिटिकल पार्टी ये भी जो एसोसिएशन है ना, ये देखें एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, एसोसिएशन यूनियन बना सकता है, हर पाकिस्तानी जो शहरी है उसको राइट है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो रिस्ट्रिक्शन लॉ ने इम्पोज की हैं उसको रखते हुए जो कि इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी, जो मुल्क है उसकी सोवरेनिटी को भी के इंटरेस्ट में होंगी, इंटीग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पे कोई यानी कि दहशतगर्द तंजीम जो बना ले
दहशतगर्द कोई बंदा हो, वो तंजीम बना ले, वो तो उसकी सोवरेनिटी के खिलाफ होगी, उसकी इंटीग्रिटी के भी खिलाफ होगी पाकिस्तान की, तो फिर उसको तो नहीं बनाने दिया जाएगा ना। तो वैसे कोई भी एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है, एसोसिएशन बना सकता है, ठीक है ना, जो पब्लिक इंटरेस्ट में, मोरालिटी में है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। आगे, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस और प्रोफेशन, ये आपने याद रखना है कि ये भी आप आर्टिकल 18 जो है ना छोड़ दें। आगे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये आर्टिकल 19 जो है ना, ये आपने याद रखना है। एवरी सिटीजन, हर शख्स को क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो क्या करता है, फ्रीडम ऑफ, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट ऑफ फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, कि वो बोल सकता है, ठीक है ना। एंड एक्सप्रेस, वो एक्सप्रेस का एक्सप्रेशन, उसको एक्सप्रेशन का भी राइट है, वो लिख सकता है, वो जिस भी लिहाज से वो बात करे। एंड देयर शैल बी द फ्रीडम ऑफ प्रेस, उसको प्रेस प्रेस में भी रिलीज कर सकता है, सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द इस्लाम और इन द इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान और इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बात होगी तो उसको, यानी कि वो ना उसको उस पे उसको बोलने का राइट नहीं होगा, जबकि बाकी वो तमाम बोल सकता है चीज़ें, ठीक है ना। वो इस्लाम के बारे में अगर कोई इंसान बकता है तो उसको नहीं बकने दिया जाएगा, मतलब बोलने नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और डिफेंस के खिलाफ यानी कि कोई काम बोलता है, स्पीच करता है, उसको प्रेस में रिलीज करता है, तो उसको भी नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह से ये चीज़ होती है। आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं। 19 से 19 से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि every citizen shall have the right to have access to information in all matters of public importance subject to regulation and reasonable restriction imposed by law। मतलब कि 19 ये कहता है, 19 से, कि हर बंदे के पास राइट है, एवरी सिटीजन के पास, कि वो उसके पास इंफॉर्मेशन हो, ऑल पब्लिक मैटर्स की, जितने भी पब्लिक मैटर्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन हो। मतलब कि ये सड़कें बन रही हैं, ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, उसका उसका ये कि वोट कितने हैं, वोट कितने यानी कि बन गए, वोट मुल्क में कितने हैं, लोग कितने रजिस्टर्ड हैं, कितनी आबादी है, कितनी, यानी कि ये सारी चीज़ें, सड़कें बन रही हैं, मोटरवेज बन रही हैं, उसके जो प्रोजेक्ट है उनके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट में जो हो, तो पब्लिक मैटर हो, उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फ्रीडम टू प्रोफेस रिलीजन एंड इमेजिन एंड मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। 20 जो आर्टिकल कहता है कि आपको फ्रीडम होगी कि आप रिलीजन प्रोफेस कर सकते हैं, कोई भी रिलीजन आप अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें, shall have the right to profess, practice and propagate his religion। हर शख्स को, यानी कि हिंदू को, मुसलमान को, ईसाई को, ये राइट हासिल होगा कि वो अपने इस्लाम को, वो अपने मज़हब को माने और अपने मज़हब के मुताबिक उसको प्रैक्टिस करे, और उसको उसके इशाअत के लिए यानी कि जो भी कदम उठाना चाहे उठा सकता है। आर्टिकल 20। आगे चलते हैं। ये भी 21-22 सेफगार्ड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रीजन। जी जी, आर्टिकल 22 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 जो है ना, आपने क्या करना है, ये करना ही करना है आपने, इसलिए करना है कि ये सेफगार्ड एज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजन। नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। देखो, उसने कहा नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, कोई शख्स भी, वो कोई भी इंस्टीट्यूशन अटेंड कर रहा है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, शैल बी रिक्वायर्ड टू रिसीव रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, शैल बी रिक्वायर्ड। नो पर्सन अटेंडिंग जो कर रहा है, शैल बी रिक्वायर्ड, उसको कहा जाएगा कि आप रिलीजियस जो है ना इंस्ट्रक्शन जो है ना वो रिसीव करो। मतलब कि अगर एक ईसाई का बच्चा जो है वो मुसलमानों के स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको ये उस पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप जो इस्लामियात है वो ज़रूर पढ़ो। टेक पार्ट इन एनी रिलीजियस सेरेमनी, किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में हिस्सा लो, और अटेंड रिलीजियस वर्शिप, ठीक है, अटेंड रिलीजियस वर्शिप करो। इफ सच इंस्ट्रक्शन सेरेमनी एंड आर वर्शिप रिलेट्स टू रिलीजन अदर देन हिज ओन, हाँ अगर उसके अपने मजहब के रिलेटेड होंगी तो ठीक है, वो उसमें हिस्सा ले सकता है, अदरवाइज किसी भी सेरेमनी में, इंस्ट्रक्शन में, वर्शिप में उसको क्या है, हिस्सा लेने के लिए आप मजबूर नहीं कर सकते, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जनाब।
प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, ये भी आपने ये कर ले, क्योंकि every citizen shall have the right to every citizen shall have the right, ये जो आर्टिकल जो है ना, एवरी सिटीजन, आर्टिकल 23 जो है, प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी, एवरी एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब कि हर शख्स के पास क्या है, राइट है कि वो प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, ठीक है, और वो उसको रख सकता है और डिस्पोज ऑफ, उसको बेच सेल कर सकता है, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान के किसी भी पार्ट में, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट। जो लॉ में चीज़ें हैं, रिस्ट्रिक्शन है, उसको मद्देनजर रखते हुए। प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट, ये भी अपने नहीं करना, आगे चलते हैं, आगे चलते जाएं। इक्वालिटी ऑफ सिटीजन 25, आर्टिकल 25 जो है ना, ये आपने जरूर करना, आर्टिकल इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, 25। एक्चुअली ये जो आर्टिकल 20 है ना, 25A जो है ना, ये इधर है, राइट टू एजुकेशन, ये आपने इधर इसके साथ मिलाकर पढ़ना है। 25A राइट टू एजुकेशन, ये इक्वालिटी ऑफ सिटीजन वाला है ना, ये आपने 25 ये ऐसे याद रखना है। 25 इक्वालिटी ऑफ, तमाम सिटीजन को इक्वालिटी हासिल है। और जो राइट ऑफ एजुकेशन वाला है 25A, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स, 5 से 16 साल तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे एमसीक्यूज बनना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी, सेफ गार्ड अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन सर्विसेज, ये भी नहीं करना आपने। आगे जनाब, प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ये आप याद रखिएगा। सब्जेक्ट टू द आर्टिकल 251 है, 251 मतलब 251 को आर्टिकल मद्देनजर रखते हुए एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर shall have the right to preserve and promote the same and subject to law established institution for that purpose। मतलब क्या है, हर यानी कि जो सेक्शन होगा ना सिटीजन का, चाहे वो उर्दू बोलता हो, पंजाबी बोलता हो, सिंधी बोलता हो, पश्तो बोलता हो, उनको राइट हासिल होगा, वो अपनी लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को वो प्रमोट कर सकते हैं, उसके मुताबिक वो अपने इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ये जनाब, अब जो है ना चैप्टर 2, आपने ये भी याद रखना है कि जो चैप्टर 2 है ना, वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी को याद रख मेंशन करता है, ठीक है ना, इलेबोरेट करता है। चैप्टर 2 जो है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स, ये देखें आर्टिकल 20, आर्टिकल आपके 8 से लेकर, ये देखिए मैं आपको लेके जाता हूँ 8 पे, आर्टिकल 8 पे, ये देखें आगे, ये आर्टिकल 8 यहाँ से शुरू। चैप्टर 1 जो है वो फंडामेंटल राइट्स को डील करता है, आर्टिकल 8 से 28 तक जाते हैं, ठीक है ना, इनको स्टेट ने पूरा करना ही करना होता है। जबकि आर्टिकल जो है आपके जनाब, मैं बताता हूँ आपको, ये जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, ये वो राइट्स होते हैं सिटीजन्स के, जिन अगर स्टेट के पास एबिलिटी हुई या स्टेट के पास रिसोर्सेज हुए तो वो आपको प्रोवाइड करेगी, अदरवाइज वो बाउंड नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल पॉलिसीज ये मुराद है। The principles set in this chapter shall be known as the principle of policy, and it is the responsibility of each organ and authority of the state and of each person performing functions on behalf of an organ or authority of the state to act in accordance with those principles insofar as they relate to the function of the organ and authority। मतलब प्रिंसिपल्स जो सेट किए गए इस चैप्टर में, जो चैप्टर 2 में, कि वो ये कि प्रिंसिपल पॉलिसी के नाम से जाने जाएंगे, और हर अदारे की, हर आर्गन की जिम्मेदारी होगी
कि उन प्रिंसिपल्स के मुताबिक वो क्या करेगी, वो काम करेगी, ठीक है ना, अपने फंक्शंस को पूरा करेगी। बस इतना, इधर से इतना, आगे चलते हैं। ये जो पैराग्राफ है ये आप पढ़ लेते हैं। In respect of each year, the president, in relation to the affairs of the federation and the government of each province, in relation to the affairs of his province, shall cause to be prepared and laid before each house of Majlis Shura, Parliament are, ये important नहीं, छोड़ो इसको। अच्छा जी, responsibility with respect to the principle of policy, ये भी आपने responsibility वाला में पढ़ लेते हैं पहले इसको, ठीक है ना। The responsibility of deciding whether any action of an organ or authority of the state or of a person performing function on behalf of the organ or authority of the state is in accordance with the principle of policy is that organ or authority of the state or of the person concerned. The responsibility of deciding whether any action of the organ or authority of the state के मतलब क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आर्टिकल 3 के 30 के मुताबिक रिस्पॉन्सिबल डिसाइडिंग, ये डिसाइड करना कि वेदर जो एक्शन जो आर्गन या अथॉरिटी ऑफ द स्टेट जो है, स्टेट का कोई आर्गन या अथॉरिटी जो है वो कोई एक्शन कर रही है या कोई आर ऑफ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ आर्गन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी इज दैट ऑफ द आर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और ऑफ द पर्सन कंसर्न। मतलब कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इज दैट ऑफ आर्गन और अथॉरिटी, उस आर्गन की है, वो डिटरमिन करेगा, और उस अथॉरिटी की है, और स्टेट की जो जिसने वो यानी कि जिसके अंडर वो काम कर रहा है, ठीक है ना, या उस पर्सन की है जिसके अंडर वो काम कर रहा है। आगे चलते हैं। द वैलिडिटी ऑफ द एक्शन ऑफ लॉ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी। उसने कहा द वैलिडिटी ऑफ एक्शन आर ऑफ लॉ ऑफ लॉ, द वैलिडिटी ऑफ एक्शन ऑफ लॉ शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, उसको यानी कि क्वेश्चन, उस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, कि ये प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक नहीं है। एंड नो एक्शन शैल लाई अगेंस्ट द स्टेट, स्टेट के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा इन एनी ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन ऑन सच ग्राउंड्स, किसी भी स्टेट के अदारे अथॉरिटी के खिलाफ या ऑर्गन के खिलाफ इस बात पे यानी कि एक्शन नहीं लिया जाएगा कि ये जो एक्शन है वो क्या है, वो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के मुताबिक नहीं है, ठीक है ना। आगे ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ये इतना ज़्यादा। आगे चलते हैं। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, ये 31 जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस्लामिक वे ऑफ लाइफ 31 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद कर लेना। स्टेप्स शैल बी टेकन टू एनेबल द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मुसलमानों को इस काबिल बनाया जाएगा कि इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली, वो इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली क्या करेंगे, are to order their lives in accordance with the fundamental principles and basic concepts of Islam, and to provide facilities whereby they may be enabled to understand the meaning of the life according to the Holy Quran and Sunnah। मतलब कि उसने कहा कि आर्टिकल 31 ये कहता है, आर्टिकल 31 ये कहता है कि जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जो है ना, मुसलमानों, पाकिस्तान के मुसलमानों के इस काबिल बनाया जाएगा कि वो अपने इनफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर अपनी ज़िंदगियों को जो बेसिक कंसेप्ट और इस्लाम के हैं उसके मुताबिक वो तरतीब दे सके, और उनको क्या करना, प्रोवाइड फैसिलिटीज़ जहाँ पर वो क्या कर सकें, दे मे बी एनेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द लाइफ अकॉर्डिंग टू द होली कुरान सुन्ना, जहाँ पे वो अपने यानी कि उनको इस तरह से फैसिलिटेट करना कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक वो ज़िंदगी का मतलब समझ सके कि उनका ज़िंदगी का मतलब क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। प्रमोशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ये भी आपने नहीं करना। आगे ये आपने जरूर करना। आर्टिकल 33 जो है ना, parochial and other similar prejudices to be discouraged, इसका मतलब ये है कि जो parochial and other similar prejudices, मतलब कि उसने कहा है कि स्टेट से यानी कि जो होते हैं ना इलाकाई तअस्सुब होता है, उसको ख़त्म किया जाएगा। स्टेट शैल डिस्करेज parochial, racial, tribal, sectarian and provincial prejudices among the citizens, यानी कि सिंध जो एक अगर बंदा कहता है हम सिंधी हैं, हम बड़े अच्छे हैं, पंजाबी कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं, बलोची कहते हैं हम बड़े अच्छे हैं, उनमें एक दूसरे को जो नफरत होगी उसको भी
रेशल की रेशल रेस की बिना पे, ट्राइब की बिना पर, जो उनका कबीला होगा उसकी बिना, और सेक्ट की बिना पर उनका, उसको ना इसके क्या किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, उसको प्रमाण नहीं चढ़ाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के तमाम सिटीजन वो क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ वो इक्वल है, बराबर है। आगे चलते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ये जो आर्टिकल है 36, ये आपने करके जाना ही जाना है। प्रोटेक्शन ऑफ मिनोरिटीज, द स्टेट शेल safeguard the legitimate rights and interests of the minorities, including the due representation in the federal and provincial services। ये आर्टिकल 36 तो आपने करके ही जाना है, इसको छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं जी। आर्टिकल ये छोड़ दो, आप आगे चलते हैं जाए। सोशल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन आर्म फोर्सेस, ये आर्टिकल 39 जो है ना, कि आप फौज में जो पाकिस्तान के लोग हैं वो फौज में क्या कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान में वो हिस्सा ले सकते हैं। द स्टेट शैल एनेबल द पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान टू पार्टिसिपेट इन द आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि जो स्टेट है वो लोगों को इस काबिल बनाएगी कि वो पाकिस्तान के हर हिस्से में से वो क्या लेगी, वो आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान है उनमें वो के शामिल हो सके, पार्टिसिपेट कर सके, लोगों को इस काबिल बनाएगी, ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी मुहैया करेगी। जनाब ये आर्टिकल जो 40 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद द मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रमोटिंग द इंटरनेशनल पीस, ठीक है। इसने कहा कि आप जो स्टेट है वो क्या करेगी, मुस्लिम दुनिया और इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करने के लिए जितना हो सकेगा मुसलमानों के साथ और दूसरी दुनिया के साथ वो अपने तल्लों को मजबूत करेंगे, ठीक है ना। द स्टेट शैल endeavor टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन fraternal relations among Muslim countries based on Islamic unity, ठीक है ना। इस्लाम की बुनियाद पर वो क्या करेगी, दूसरे मुस्लिम कंट्रीज के साथ वो अपने रिलेशन को मजबूत करेगी। सपोर्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द एशिया, एशिया के पीपल, एशिया के मुसलमानों, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है ना, और प्रमोट करेगी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, फोस्टर करेगी गुडविल को एंड फ्रेंडली रिलेशंस को अमंग ऑल नेशंस, एनकरेज करेगी सेंटिमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय द पीसफुल मींस के जरिए, ठीक है। ये आपने याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 40, आर्टिकल 39, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ले जनाब आपकी ये आर्टिकल प्रीएम्बल से लेकर आर्टिकल 40 तक मैंने आपको क्या बता दिया है, आपको बता दिया मैंने कि ये जो गैस पेपर बता दिए, पढ़ा भी दिया साथ, ठीक है ना। इस वीडियो को देखिए अच्छी तरह से, ये 45 मिनट की, आपको इसको बगैर स्टॉप किए आपने देखना है, बगैर मतलब कि बगैर इसको आगे स्किप किए हुए, लफ्ज़ों के साथ पहचान हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। वो दरमियान में से क्या करता है, स्किप कर देता है लफ्ज़, और वहीं में से आपका मुश्किल आ सकता है, ठीक है। इसको तैयार करें, मैं अगला लेक्चर आपको शेयर करता हूँ।